हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। वेलकम टू द क्लास। आज का जो सेशन है बेटा वो हमारा रहेगा आपका सेल साइकिल एंड डिवीज़न वाला जो टॉपिक है उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। और चलते हैं फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स इन डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ये कंसेप्ट ऐसा है कि अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की, मतलब अगर हमने टॉपिक को अच्छे से नहीं सोल्व किया, नहीं डिस्कस किया, तो उसके क्वेश्चंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने एक बार सारी स्टेजेस क्लियर कर ली, सेल साइकिल सेल डिवीज़न को एक बार अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आराम से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और क्वेश्चंस लगभग सारे एक दूसरे से रिलेट करते हुए आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी सारी स्टेजेस क्लियर करना है अच्छे से, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। कौन सी स्टेज है इनमें से जिसके अंदर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, ये देखना है हमें ना। सबसे पहला ऑप्शन गिवन है मेटाफेज सेकंड। आपको पता है कि जो मियोसिस है, मियोसिस के अंदर आफ्टर इंटरफेज सेल डिवीजन होगा ना, सेल डिवीजन फेज आएगी। सेल डिवीजन फेज दो टाइप से, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है बेटा। तो मियोसिस सेकंड की बात कर रहे हैं ना फर्स्ट ऑप्शन में। मियोसिस सेकंड के अंदर भी वही आपकी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपकी वही प्रोफेज सेकंड की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट की नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट के बाद प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज सेकंड। ये स्टेजेस है ना हमारी मियोसिस सेकंड की। फर्स्ट इसका जो स्टेज है, सब स्टेजेस, प्रोफेज सेकंड ना। प्रोफेज सेकंड के अंदर वही आपका क्रोमोसोम से कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमेटिन है वो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमेटिन का। मेटाफेज सेकंड के अंदर क्रोमोसोम्स कहाँ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं ना, ये लो। ये आ गए आपके मेटाफेजिक प्लेट पे। मेटाफेजिक प्लेट पे आने के बाद जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं। फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट के अंदर तो हमारे क्या हुए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट हो गए थे ना। चलो मान के चलो ये दो क्रोमोसोम्स एक सेल में चले गए थे और दूसरे इस सेल में। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा बेटा, क्रोमेटिड्स ही सेपरेट हो जाएंगे ना। ये लो स्पिंडल फाइबर्स आपके क्या करेंगे, क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देते हैं। मेटाफेज प्लेट के अंदर आपके आ गए क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पर। देन आपकी जो एनाफेज होगी उसमें क्या हो जाएंगे, आपके क्रोमेटिड्स को सेपरेट करेंगे। यानी मेटाफेज में तो हर जगह आपके कहाँ पर आएंगे, इक्विटोरियल प्लेट के अंदर आएंगे ना, जो आपकी मेटाफेजिक प्लेट है वहीं पर आ जाएंगे, फर्स्ट के अंदर भी और सेकेंड में। फर्स्ट में कौन से आपके जो क्रोमोसोम्स आए थे, देन एनाफेज में वो क्या हो गए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए थे। सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है बेटा, एनाफेज जैसे ही आएगी तो एनाफेज प्लेट के अंदर जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स थे उनकी क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है, नॉट क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड सेपरेट होंगी। तो मेटाफेज में तो सभी को पता है इक्विटोरियल जो आपकी मेटाफेजिक प्लेट है वहां पर आएंगे, चाहे वो फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो। एनाफेज के अंदर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो एनाफेज का एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है हमारी फर्स्ट के अंदर ही, ऐसे
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये क्रोमेटिड्स होमोलोगस, एक क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स थी वही क्या हो गई है, इसमें सेपरेट हो गई है। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन कौन सी स्टेज में हुआ बेटा, एनाफेज सेकंड के अंदर। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, पोल्स पर पहुंच चुके होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर हो जाएगी, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट, वही की क्रोमोसोम कहां पर आ जाते हैं बेटा, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। तो यही ध्यान रखना है कि हमें सेंट्रोमियर को डिवाइड करना है। बच्चे गलती कर देते हैं कि मेटाफेज फर्स्ट के अंदर, सॉरी, आपका जो एनाफेज फर्स्ट है उसी के अंदर सेंट्रोमियर को डिवाइड कर देते हैं ना, ये गलती कर बैठते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट उसमें नहीं होता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, एनाफेज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन सी फेज में होता है ये देखना है आपको, ठीक है। तो अब ये बात कर रहा है, आपको समझ आ जाना चाहिए इंटरफेज का ना, कौन सी फेज की बात कर रहा है बेटा, इंटरफेज का। डिवीजन फेज की ये बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि डुप्लीकेशन हो रहा है, डिवीजन फेज में कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। इंटरफेज की बात कर रहा है। अब इंटरफेज की कितनी सब स्टेजेस थी, G1, S और G2 फेज, ये थी ना हमारी। ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज सेकेंड और सिंथेटिक फेज जो S फेज है आपकी, ठीक है। G1 फेज के अंदर, अब फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपका प्रोफेज। क्या प्रोफेज के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है? प्रोफेज हमारी डिवीजन फेज की बात आ गई है, ना कि आपकी इंटरफेज की ना, तो प्रोफेज हो ही नहीं सकता। मेटाफेज वही डिवीजन फेज में पहुंच गया है, मेटाफेज में कैसे होगा, क्योंकि हमें इंटरफेज के अंदर सेल को प्रिपेयर करना होता है फॉर द डिवीजन। उसी टाइम पर सेल अपने सभी मटेरियल, सभी कंपोनेंट्स को डुप्लीकेट करती है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है G2 फेज एंड S फेज। इसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। तो आप ध्यान रखना है बेटा, एस फेज के अंदर आपका क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन बोल सकते हैं। एंड लेट फेज, एस फेज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका सेंट्रियोल का क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन। यानी कि एस फेज के टाइम पर साइटोप्लाज्म के अंदर तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और न्यूक्लियस के अंदर किसका डुप्लीकेशन, डीएनए का। इन न्यूक्लियस किसका रेप्लिकेशन चलता है बेटा, डीएनए का, और साइटोप्लाज्म के किसका, साइटोप्लाज्म में किसका, सेंट्रियोल का, ठीक है। G2 फेज के अंदर क्या होता है, ये आपकी G2 फेज का दूसरा नाम है प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज क्यों बोला हमने, G1, S, G2। इसके बाद आपकी कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है, M फेज, माइटोटिक फेज। सो जस्ट इससे पहले है ना, डिवीजन फेज से जस्ट पहले वाली फेज है आपकी G2 फेज। तो हम बोल सकते हैं प्री माइटोटिक फेज। इसके अंदर सेल अपने आप को फुली प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन। आपके जो प्रोटीन्स हैं रिमेनिंग वो सभी सिंथेसाइज होते रहेंगे। डीएनए की रेप्लिकेशन और सेंट्रोमियर की रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। डीएनए एंड सेंट्रोमियर डुप्लीकेट सिर्फ और सिर्फ कौन सी फेज में होंगे बेटा, एस फेज में। तो आंसर हमारा क्या हो गया, एस फेज, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The shorter and longer arms of a submetacentric chromosome are referred to as। आपको ना सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की शॉर्टर और लॉन्गर आर्म के बारे में बताना है कि वो कौन सी होती है। अब सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा है बेटा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल बीच में है ना, ठीक है। ये लो बीच में बना देते हैं, बिल्कुल इक्वल होंगी आर्म्स। सब मेटासेंट्रिक में क्या हो जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। कौन, सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर मिडल पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा ना, 2 आर्म आपकी लॉन्ग नजर आएंगे और 2 शॉर्ट। ये हो गई शॉर्टर आर्म और ये हो गई आपकी लॉन्गर आर्म। कैसा क्रोमोसोम? सब मेटासेंट्रिक। ये वाला कैसा हो गया बेटा? मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि शॉर्टर आर्म स्लाइटली अवे है आपका सेंट्रोमियर, बीच में नहीं है, बिल्कुल बीच में नहीं होने की वजह से 2 आर्म आपको छोटी नजर आ रही है, 2 थोड़ी बड़ी नजर आ रही है। तो ऐसा जो क्रोमोसोम है वो उसकी जो शॉर्टर और लॉन्गर आर्म है उसको क्या बोलते हैं? एम आर्म या फिर एन आर्म, एस आर्म, वन आर्म, पी आर्म एंड क्यू आर्म, क्यू आर्म एंड पी आर्म। अच्छा, यहाँ ये ऑप्शन हमारे करेक्ट नजर आ रहे हैं, बट इनमें से ये कंफ्यूज कर देता है कि शॉर्टर आर्म को कौन सी आर्म बोलते हैं और लॉन्गर आर्म को कौन सी आर्म। बेटा शॉर्टर आर्म आपकी जनरली होती है पी आर्म। पी रेफर टू पेटिट, पेटिट मीन्स स्मॉल। ठीक है, एंड लॉन्गर आर्म क्या है आपकी? क्यू आर्म। ठीक है, तो आपको देखना है कि पी एंड क्यू, शॉर्टर पहले देन लॉन्गर, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? पी आर्म एंड क्यू आर्म। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसमें से कौन सी फेज के अंदर डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, डिसोल्यूशन होगा? तो अब देखते हैं, यानी कि ये बात कर रहा है हमारा मियोसिस फर्स्ट की, क्योंकि माइटोसिस के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर कैरियोकाइनेसिस की ना, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की भी फर्दर सबस्पेसीज हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और फाइनल टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। अब प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं बेटा। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है? ये फर्दर स्टेजेस में डिवाइडेड है। लेप्टोटीन, इसके अंदर क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मान के चलो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनकी क्या हो गई? पेयरिंग हो गई। और आपको पेयर जो नजर आएगा उसको बोलेंगे बाइवेलेंट, सिंगल को बोलेंगे डाइड, इस पेयर को बोलेंगे बाइवेलेंट और सिंगल को क्या बोलते हैं? डाइड। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, साइनेप्सिस जिसे आप बोलते हैं ना। जाइगोटीन के बाद आती है हमारी पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज के अंदर ये क्रोमोसोम है, इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है ना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है बेटा दोनों क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये वाली और ये वाली, देखना ध्यान रखना, ये वाली और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये क्या हो गई आपकी? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये और ये सिस्टर हो गई, ये दोनों क्या है आपस में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की आपस में क्या होने लग जाएगी? पेयरिंग होने लग जाएगी। पेयरिंग के बाद पैकेटिन स्टेज के अंदर उनकी क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर से आपस में वो जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेंगे? एक्सचेंज। क्रॉसिंग ओवर है वो जनरली रिकम्बिनेज एंजाइम्स की हेल्प से होगी ना। देन आता है डिप्लोटीन स्टेज, यहां पर लिख रही हूं डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होगा बेटा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, रिपल्शन होने लग जाएगा
ये देखो यहाँ पर मेंशन करते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सिर्फ उस फेज को छोड़ करके बाकी सभी जगह क्या होने लग जाएगा? रिपल्सन होने लग जाएगा आपका ना। और आपको एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएगी। यहां पर मान के चलो आपकी रिकम्बिनेशन हुई थी, ये रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे और आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसको आप बोलते हैं क्यास्मेटा। ठीक है। रिपल्सन क्यों होना स्टार्ट होता है बेटा? क्योंकि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना था उसका क्या होने लग गया? डिसोल्यूशन। और क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसी साइट को छोड़कर ऐसे रिपेल करेंगे और आपको एक एक्सेप्ट स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसको क्यास्मेटा बोलते हैं आप ना। तो अभी हमने देखा कि डिप्लोटीन स्टेज के अंदर हमारा क्या हुआ है? रिपल्सन स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था जो बना हुआ था वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से आपको एक एक्सेप्ट स्ट्रक्चर नजर आई क्यास्मेटा। तो अब आपका आंसर फर्स्ट में ही है, क्या हुआ? डिप्लोटीन स्टेज के अंदर डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया। लेप्टोटीन में कंडेंस हुए थे, जाइगोटीन में साइनेप्सिस फॉर्म हुई थी और पैकेटीन के अंदर क्या हुई है? आपकी क्रॉसिंग ओवर हुई है। डिसोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ बेटा? डिप्लोटीन स्टेज के अंदर आपका क्या हुआ है? डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको लगभग सभी स्टेजेस के बारे में आइडिया हो गया कि जाइगोटीन में क्या है, डिप्लोटीन में क्या है, पैकेटीन के अंदर क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या है। तो अभी देखते हैं, फर्स्ट है हमारा ऑप्शन जाइगोटीन में। ठीक है, अभी हमने स्टेजेस देखी हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है? कंडेंसेशन। जाइगोटीन में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये लो, और आपको क्या नजर आया था? बाइवेलेंट। अब पेयरिंग यानी कि साइनेप्सिस हुई है ना, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो जाइगोटीन किससे मैच करेगा? साइनेप्सिस से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है पैकेटीन। पैकेटीन के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं बेटा? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो पैकेटीन में क्या हो रही है? आपकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है? अभी अभी हमने देखा है क्यास्मेटा, जब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्शन पर जुड़े रहेंगे। रिपेल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ से जुड़े रहेंगे? जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है सिर्फ वहीं से। और आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसको आप क्या बोलेंगे? क्यास्मेटा। तो डिप्लोटीन किससे मैच करेगा? आपका क्यास्मेटा से। डाइकाइनेसिस के अंदर लास्ट स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट की, डाइकाइनेसिस, जिसके अंदर बेटा टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। कंप्लीटली क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट हो चुके होते हैं। ठीक है, क्यास्मेटा का क्या हो जाएगा? टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट मैच कर रहा है आपका ए, मैच कर रहा है किससे? फोर्थ से। एंड ए किससे मैच कर रहा है बेटा? फोर्थ से। ठीक है, बी मैच कर रहा है थर्ड से, सी मैच कर रहा है आपका सेकंड से और डी मैच कर रहा है फर्स्ट से। तो डी आंसर हो गया ना हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेट ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस इज। कौन सी स्टेज है जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड थी यानी साइनेप्सिस के बाद कौन सी स्टेज है ऐसी जिसमें वो सेपरेट होने लग जाते हैं? बिगिन, स्टार्ट हो जाती है ना।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि आपको सारा स्टेजेस पर सारा फोकस वहीं पर डालना है। अगर आपकी सारी स्टेजेस क्लियर हैं तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अब देखिए डाइकाइनेसिस, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या हो चुका था, बिल्कुल टर्मिनलाइजेशन हो चुका था ना क्यास बेटा का। इसने पूछा है स्टार्ट कहां पर हो जाता है। पैकेटिन में तो क्रॉस्ड ओवर थे, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, वहां पर कोई सेपरेशन नहीं हुआ। जाइगोटीन के अंदर क्या हुआ था, पेयरिंग यानी कि साइनेप्सिस। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होने लग गया था बेटा, जो आपका सेपरेशन है पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। क्यों, क्योंकि वो रिपेल करने लग गए थे। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, जिसकी वजह से रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से आपको क्या स्ट्रक्चर नजर आ रही थी, एक्स शेप स्ट्रक्चर। ऐसे रिपेल करने लग जाएंगे ना होमोलोगस क्रोमोसोम, सिर्फ जहां पर क्रॉसिंग ओवर है वहीं पर अटैच रहेंगे। तो डिप्लोटीन के अंदर सेपरेशन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिप्लोटीन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेजेस की करेक्ट सीक्वेंस आपको देखनी है। ठीक है, मेन फेजेस कौन सी है, इंटरफेज और डिवीजन फेज। अब पूछा हुआ है G1 S G2 N M, पहले G1 आएगी, देन S, देन G2 और देन M। ठीक है, पहले पूछा हुआ है, इसके अंदर बी ऑप्शन गिवन है, क्या एम फेज, डिवीजन फेज पहले आती है। पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, उसी के बाद क्या करेगी, वो डिवीजन करेगी ना, बिना प्रिपरेशन के डिवीजन नहीं कर सकती है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं प्रिपरेशन फेज आपको नजर आ रही है। G1 इसमें भी प्रिपरेशन फेज से स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें भी प्रिपरेशन। तो इन तीनों में से अब आपको देखना है कौन सा ठीक है। क्या सबसे पहले G1 फेज होती है, होती है। G1 फेज के अंदर क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं ना इंटरफेज के अंदर क्या क्या होता है। इंटरफेज के अंदर बेटा सबसे पहले फेज होती है आपकी G1, देन S और देन G2। G1 फेज के अंदर क्या होता है आपका, ग्रोथ फेज फर्स्ट जो है आपकी, इसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है माइटोटिक फेज यानी कि डिवीजन फेज। ठीक है, तो अब देखते हैं G1 फेज के अंदर आपकी सेल ऑर्गेनल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। सेल है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करने लग जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन क्या हो जाती है, इंक्रीज। सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंड सेल साइज में क्या कर जाएगी, ग्रो। ठीक है, आफ्टर दिस, और दूसरी चीज अमाइनो एसिड फॉर हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए अमाइनो एसिड की सिंथेसिस भी कर लेती है। एस फेज के अंदर क्या होता है हमारा, अभी अभी हमने देखा था, एस फेज के अंदर क्या होता है बेटा, डुप्लीकेशन ना, किसका, डीएनए का, सेंट्रियोल का। ठीक है, एस फेज के अंदर, और उसके बाद आती है हमारी G2 फेज। G2 फेज के अंदर क्या है आपकी, माइटोटिक फेज से जस्ट पहले, और वो माइटोटिक फेज के बाद है G1 फेज। ठीक है, तो सेल डिवीजन करने से पहले अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करेगी, जिसके अंदर सेल क्या करेगी,
आपके अदर प्रोटीन्स आरएनए वगैरह के जो सिंथेसिस है वो क्या करेगी, इंक्रीज। बट इसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस और सेंट्रियोल की सिंथेसिस स्टॉप हो चुकी होती है। तो हमारा ये सीक्वेंस रहता है G1 S G2 एंड M। अब ये सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको स्टेजेस को अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट है आपका क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेजेस ऑफ द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। क्रॉसिंग ओवर आपकी कौन से क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, ये ध्यान रखना है। क्रोमेटिड्स पूछा है, कौन सी क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्रॉसिंग ओवर हमारी कौन सी स्टेज में हो रही थी, पैकेटिन स्टेज के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और आगे क्या ऐड कर दिया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग हमेशा, क्रॉसिंग ओवर हमेशा बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। मान के चलें ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया हमें कि क्रॉसिंग ओवर हमारी किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। अब ये देखना, ये क्रोमेटिड हो गई, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड है, अगर आप ऐसे सेपरेटली देख रहे हैं तो ऊपर वाली आर्म्स, नीचे वाली आर्म्स, ये भी आर्म्स, ये भी आर्म्स। ठीक है, अगर हम इसको पूरे को देखते हैं तो ये हमारी क्या है, क्रोमेटिड। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है किसके बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अभी आइडेंटिफाई करते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अच्छा, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हो रही है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो रही है, और वो भी किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज के अंदर तो सिर्फ पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। नेक्स्ट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेटिन स्टेज, यानी कि ये नॉन होमोलोगस वापस से ऐड कर दिया, जबकि क्रोमोसोम्स क्या हैं बेटा, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया बी। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, अगर सेंट्रोमियर आपके दो इक्वल बीच में सिचुएटेड है और द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज, उस क्रोमोसोम को आप क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ये देखिए क्रोमोसोम की सीक्वेंस अगर बीच में है तो उसको बोलते हैं बेटा मेटासेंट्रिक। इफ सेंट्रोमियर इज लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, अगर मिडल से थोड़ा सा दूर है, हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। अगर आपका सेंट्रोमियर सब टर्मिनल पोजीशन पर है, सेंट्रोमियर कहां पर है, सब टर्मिनल पोजीशन पर है, तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक।
बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं बेटा टीलोसेंट्रिक। ठीक है। जनरली जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसकी शेप आपकी कैसी होती है, वी शेप होती है। इसकी है सब मेटासेंट्रिक की कैसी होती है, एल शेप होती है। और उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या है, थोड़ा सब टर्मिनल पोजीशन पर है, जे शेप। और टीलोसेंट्रिक की कैसी होती है, आई शेप। टीलोसेंट्रिक है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एब्सेंट है। ऐसा क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी सेल में नहीं मिलेगा। न्यूरोस्पोरा जो है उसके अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम सारे के सारे क्या हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो अभी देखिए बीच में है, तो बीच में क्या हो गया हमारा, मेटासेंट्रिक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट से सेकंड मैच करना है। एस फेस, एस फेस के अंदर क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो एस फेस देखो, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है G2 फेज।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको ना करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो फर्स्ट है हमारा क्रॉसिंग ओवर, सेकंड है साइनेप्सिस, थर्ड है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। यानी कि आपको मियोसिस के सीक्वेंस दे रखी है ना। सबसे पहले आप मुझे बताओ कंडेंसेशन के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट सारी सीक्वेंस आपको प्रोफेज फर्स्ट की दी हुई है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये स्टेजेस ध्यान रखनी है। अब लेप्टोटीन के अंदर कंडेंसेशन होता है, क्या आपको कोई कंडेंसेशन का ऑप्शन गिवन है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका जाइगोटीन में क्या होती है, पेयरिंग, जिसको आपने साइनेप्सिस बोला है। तो यानी कि बी हमारी करेक्ट सीक्वेंस को फर्स्ट मतलब करेक्ट सीक्वेंस के फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपके 3 आंसर्स में दिया हुआ है ना, 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है बी ऑप्शन आपका। चलो पेयरिंग के बाद देखते हैं नेक्स्ट पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है हमारा, क्रॉसिंग ओवर। अब यानी कि बी, देन हमारा क्या आएगा, ए। उसके बाद क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ। अब डिप्लोटीन में क्या है, कियास्मेटा बनता है, ठीक है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या होने लग जाता है, डिसोल्यूशन होने लगता है, और आपका क्या बनेगा, कियास्मेटा, ठीक है। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है बेटा, कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होने लग जाता है, किसमें, डाइकाइनेसिस में, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन हमारा गिवन नहीं है, तो इसके बाद हमारा क्या आएगा बेटा, सी। डाइकाइनेसिस में क्या होने लग जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। और लास्ट में लेट डाइकाइनेसिस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या आएगी आपकी, प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस कहीं भी नजर आता है, नहीं आता। प्रोफेज के लास्ट तक आते आते वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो यानी कि बेटा सी के बाद हमारी क्या आएगी, डी सीक्वेंस। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ, बी ए सी डी, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी लगभग हमने सारी स्टेजेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में इजीली कर लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। डीएनए सिंथेसिस कहाँ पर होती है बेटा, एस फेज के अंदर। G1 फेज के अंदर आपके क्या है, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड का बनना, सेल ऑर्गेनल्स का नंबर इंक्रीज होना, ये सब होता है। G2 फेज के अंदर आपकी माइटोसिस से पहले यानी डिवीजन से पहले आपकी सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, रिमेनिंग प्रोटीन मटेरियल आरएनए वगैरह सब क्या हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाएगा। M फेज के अंदर क्या होगा, आपका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और S फेज के अंदर डीएनए और सेंट्रियोल का क्या होगा, डुप्लीकेशन। कैसे होता है, अगर आपकी एक क्रोमेटिड है, ये आपकी सेल मान के चलो, ये 2 क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। 2C से आपका कितना हो जाएगा, अगर डिप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं तो 2 क्रोमेटिड्स बन गई। डीएनए कंटेंट कितना हो चुका होता है, 4C। हैप्लॉइड सेल की बात करेंगे तो इसी तरह 1C से कितना हो जाएगा बेटा, 2C। हाँ, बट क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम। यहाँ पर भी 2N है और यहाँ पर भी क्या है, 2N है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम जो डीएनए का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी कि क्रोमोसोम का नंबर ही डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका
Human cells and yeast cell in culture show a cell cycle to be completed respectively in approximately. आपको ह्यूमन सेल का और यीस्ट सेल का सेल साइकिल जो टाइम है वो दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि कौन सा टाइम इसके लिए करेक्ट है। जनरली जो आपकी ह्यूमन सेल है बेटा वो 24 हावर्स के अंदर अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट करती है, और जो यीस्ट है उसको सेल साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 90 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो 24 हावर्स जो हैं उसके अंदर कौन कौन सी फेज कितने टाइमिंग में डिवाइड होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो कौन सी G1, S, G2 और M यही हैं आपकी फेजेस, जिसके अंदर G1 फेज है उसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 10 आवर्स के आसपास आपकी कितनी है बेटा G1 फेज एक्वायर करती है। 9 आवर्स लगते हैं आपके S फेज में, 4 आवर्स लगते हैं कंप्लीट करने में आपकी G2 फेज में, और जो M फेज है उसके अंदर सबसे कम टाइम लगता है 1 आवर। क्लियर है? तो ये टाइमिंग भी आपको ध्यान रखना है कि सेल पर्टिकुलर स्टेज के अंदर कितना टाइम एक्वायर कर रही है। 10 आवर्स सबसे ज़्यादा, यही फेज है आपकी लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगता है G1 फेज के अंदर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोटिक प्रोफेज। माइटोसिस की बात कर रहे हैं। अब माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर आपका कौन सा इवेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप होता है। प्रोफेज की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेज कितने में डिवाइडेड है, अर्ली, मिडल प्रोफेज और नेक्स्ट है हमारा लेट प्रोफेज ना। अर्ली प्रोफेज के अंदर डिसअपीयरेंस होना क्या हो आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। कौन सी स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होता है? प्रोफेज की जो लेट प्रोफेज है वहां पर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है, अर्ली से ही बिगिन। ठीक है, अर्ली से ही स्टार्ट हो जाता है, अर्ली प्रोफेज से कहाँ तक चलता रहता है, मिडल तक। माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ऐसे अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लग जाते हैं, क्योंकि मेटाफेज के टाइम पर सेंट्रियोल बिल्कुल कहाँ पर आ चुके हैं, आपके पोल्स पर आ चुके हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ऐसे तो आपकी जो प्रोफेज है उसी के अंदर माइग्रेशन होने लग जाता है किसका, सेंट्रियोल का। क्रोमोसोम कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाना मतलब होने लग जाता है ना स्टार्टिंग से, तभी तो आपको बाइवेलेंट नजर आएंगे। नेक्स्ट है सॉरी आपका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होकर आपको ऐसे क्रोमेटिड्स यो ठीक है नजर आएंगी। नेक्स्ट है आपका साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात कर रहा है किसकी, मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज बेटा, प्रोफेज फर्स्ट। उसके अंदर भी कौन सी स्टेज, जाइगोटीन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ माइटोसिस में नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन ऐसा है जो हमारी माइटोसिस में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माइटोटिक स्पिंडल इज कॉम्पोज्ड ऑफ, जो स्पिंडल्स आपके बने हैं माइटोसिस के टाइम पर क्रोमोसोम्स के साथ जो आकर के अटैच होंगे, ये सेंट्रियोल, ये एस्टरेज, ये लो इसके साथ आकर के क्या होंगे, अटैच होंगे। वापस बनाते हैं, चलें, ये लो ये क्रोमोसोम, इसके साथ ऐसे आपके स्पिंडल फाइबर जो आकर के अटैच होते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन पढ़ा है। साइटोस्केलेटन के अंदर क्या है हमारी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने टाइप से डिवाइडेड है, 3 टाइप से, माइक्रोफिलामेंट्स एंड लास्ट वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
तो आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जनरली किसके बने हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, जो आपकी सेल डिवीजन के अंदर हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस आपको मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक किया प्रैक्टिस नहीं की, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आपके कभी भी टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।